नमस्कार दोस्तों, लेट्स डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया करेंट अफेयर देखेंगे और ये आपका 2 पार्ट में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो सितंबर का करेंट देखेंगे, सितंबर 2023 का। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न का दर्जा दिया है। ठीक है, आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत की संस्कृति, जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसका संरक्षण करना, और इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए रेटिंग से सम्मानित किया गया है। एनसीईआरटी तथा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डैनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी। इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाव मित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फूंगा अभियान शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी की 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 21.93 मिलियन जो है ये भूजल है, 94%, मतलब 94.8% जो है भूजल है, और 1.21 मिलियन 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। अगस्त 2023 का न्यूज़ देखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 94.8% भूजल है और 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। इसमें आम नागरिक एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रेस द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता, कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स नामक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में से हुए परिवर्तन के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले 30 वर्षों में
338 प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में बदलावों पर अध्ययन किया गया है, जिनमें से 60% जो है प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी गई है। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बन गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET लॉन्च किया है। ठीक है, CSIR प्राइमा ET 11 है, प्राइमा ET 11 लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में इंदौर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर ने, ठीक है, इंदौर, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात हो रही है। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष की थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ हेल्प कार्यक्रम की अनावरण किया है। हेल्प क्या है? पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट। 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। केरलम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लावारी, ये UD उद्गम है, ठीक है, उद्गम UDGAM उद्गम लावारी जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार है, लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खाते को खोजने में मदद करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई-बस सेवा को मंजूरी दी है। गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्री IVF सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज GMC बॉम्बोलिम में सहायक प्रजनन तकनीक और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ इस सुविधा का शुभारंभ किया है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है केंद्रीय जल आयोग ने। उद्देश्य क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा। भारत के 77वें दिवस पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी गांव दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया है। 115 फीट लंबे इस पुल का नाम वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में भगत ब्रिज रखा गया है। मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण जो है 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज है और इसे लोगों के कौशल विकास और सुधार में सहायता के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज
कोची में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर महेंद्र चंद पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय एनसीईआरटी की नवगठित 19 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस तरह यह पहला शिखर सम्मेलन है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से पहल शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी में सुर वसुधा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्या भवन में AI का स्कूल का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। मुंबई में हुई मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है राज्य को पानी पोर्ट पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल बनाना है। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं पर आधारित 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति G रोहिणी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य है यात्रियों की सुविधा में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 24 और 18 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग
7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना है। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों की पहचान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 संविदात्मक विवाद योजना शुरू किया है और इस योजना की घोषणा जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था। सीबीएसई ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। सीबीएसई ने स्कूलों को हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक पीरियड रखने का निर्देश दिया है। भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है और इस नए डिवीज़न का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट, PT&E डिवीज़न इसका नाम है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है। कमल की इस किस्म को लखनऊ में स्थित नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पे है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो हैं DY चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा किया है कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू किया गया है। प्रदर्शनी 2 महीने तक चलेगी और 7 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त होगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों की बंद अलमारी से किताबों की विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया है। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील पर देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन एक पहल है जिसका उद्देश्य 17 सितंबर 2023 को व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाना है। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य है व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। रक्षा परीक्षण और संरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन समान परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यह श्री पेरुम्बदूर के पास वल्लम वडगल के SIPCOT औद्योगिक पार्क में 2.3 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य
लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना, मतली, चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि, संतुलन संबंधी समस्याएं शामिल हैं। सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय महत्व, उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामा राव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है। रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन भुसावल डिवीज़न का ये महाराष्ट्र में है, भुसावल डिवीज़न का पहला स्टेशन और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया है। पिंक स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली से हुई है। इसकी शुरुआत जो है सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली की स्क्रीनिंग से हुई है। इस महोत्सव का उद्देश्य G20 और आमंत्रित देशों के बीच मौजूदा जीवंत और सहयोगात्मक साझेदारी का जश्न मनाना और प्रदर्शित करना है। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। अपग्रेड के बाद सरकारी तेल कंपनी भारत की 13वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है। 12वीं महारत्न कंपनी REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। वही ONGC जो है विदेश को 9 रत्न का दर्जा मिला है। ONGC विदेश को, ठीक है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया है। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए पूरे पहाड़ी राज्यों को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है और उद्देश्य क्या है, राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के इसका उद्देश्य है। नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत किया है। अब आगे PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 ये राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है OBC, EBC, गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति DNT, NT, SNT श्रेणी के 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अब जुलाई 2023 का देखेंगे करंट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता महिलाओं जो नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं होंगी, इन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है जिनको, उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू किया गया है। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारिका से 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष के अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हरियाणा सरकार ने विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष है के बीच है, इन्हें 2750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया है। साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित और अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गांवों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 18,000 करोड़ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर सीमावर्ती गांव में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी में एक परिसर खोलने हेतु समझौता किया है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क खुल के पूछो जस्ट आस्क नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोट लॉन्च किया है। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्ड्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किया है। यह भवन जो है 15 मंजिला है तथा इसने अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत अमेरिका पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। झारखंड के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने कुईकंद खोड़ी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की घोषणा की है। और कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक लंबानी कढ़ाई की वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लंबानी मतलब कढ़ाई की जो वस्तुएं होती हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की है। इसकी कीमत जो है 60 रुपये पर किलो, 30 किलो पैकेट के लिए 55 रुपये प्रति किलो होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में हो रही बैठक में इसकी घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। लंदन स्थित कंपनी वन वेब ने गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के गांवों, पंचायतों, सरकारी विभागों आदि को सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रबंधन तथा हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव का आकलन करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट से मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, जिसका विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है, जिसके तहत एक कार्ड धारक जो होंगे इस एटीएम से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता विधेयक 2021 पारित किया गया है, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करेगा। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक चेन्नई में की गई है। जम्मू ने कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई हैं। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत जो हुई है मध्य प्रदेश में हुई है। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। और WCCF एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत हुई है और मचैल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र कर उसका उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जो सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करेगा। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ अनुदान दिया है। राजस्थान की नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की है। पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग को लेकर
नागालैंड को आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया और यह विधेयक गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा से पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में चचिन चराई ग्रेजिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेई वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदार बन गया है। यह एशियाई देशों में मजबूत ऊर्जा वित्त पोषण सुनिश्चित करता है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिला पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हैं। पीटी उषा को आप जानते ही हैं, और एस फांगनोन कोन्याक जो बीजेपी की हैं, और ये क्या है सुलता देव जो हैं बीजू जनता दल को, इन्होंने ये राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इनको नामांकित किया है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहली पीपीपी मॉडल आधारित टिंकरिंग लैब की स्थापना की है। कर्नाटक के हम्पी में G20 के शेर्पाओं की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। इसका आयोजन जो है सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत की ओर से G20 शेर्पा जो थे अमिताभ कांत थे। गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के शहरों के भविष्य पर चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए पानी में गंबूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देश में प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु को छोड़ते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक 23 वर्ष तक अपने पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरे सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसका है? सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कालेश्वरम परियोजना को पुनः शुरू किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में बिहार जो है भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू किया है और इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता जो है 1600 मेगावाट है। उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह ने 24 घंटे में सबसे अधिक कार्गो लोडिंग को राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा नमदा कला कश्मीरी गलीचा है ये का यूनाइटेड किंगडम में निर्यात शुरू किया है। नमदा कला जो है कश्मीर की एक प्रसिद्ध
कला है। टोमेटो मोज़ेक वायरस तथा कुकुम्बर मोज़ेक वायरस के कारण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में टमाटर की फसल प्रभावित हुई है। 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती हैदराबाद में मनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। उड़ीसा टीवी के एक समाचार चैनल ने भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है। हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति 2022 से 27 जारी किया है तथा ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अब जून का है, जून 2023 का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। दिल्ली के सफदरजंग में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। स्किन बैंकों में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है। पर्यावरण मंत्रालयों ने वनों के वैज्ञानिकों प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने तथा अपने कैरियर का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र की खोज की है, रॉक पेंटिंग की। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षा योजना पेंगल पाथु काट्टू थिट्टम की शुरुआत की है। पेंगल पाथु काट्टू थिट्टम 22 एवं 23 जून को मुंबई में 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। तो इसका थीम है पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिज्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। तेलंगाना के कोंडाकोल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया। इस फैक्ट्री की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता जो है 500 कोच तथा 50 लोकोमोटिव है। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा ऊर्जा क्षमता में दक्षता में सुधार के लिए उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6,000 करोड़ की लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहला अमेरिका है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु स्वास्थ्य के लिए नंदी नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है भारत में पशु चिकित्सा के लिए उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ठीक है, नंदी का फुल फॉर्म क्या है? एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में हरियाणा के जिंद सोनीपत
मार्ग पर संचालित की जाएगी। भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग में प्रगति के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग इकाई की स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $2.7 बिलियन के निवेश की मंजूरी दे दी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने भागीदार बनकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है। 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और यह मंदिर 2025 तक पूरा होगा। इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल कर रहे हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मध्यम वर्ग तथा वंचित बच्चों की जरूरतों के लिए निर्मित क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। क्रेडाई हरून इंडिया द्वारा जारी 2022 की भारत की टॉप 500 मूल्यांकन कंपनियों में रिलायंस जो है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने EWS छात्रों की फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। हाल ही में IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी समुदायों के बीच इस बीमारी का समाधान करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट देखेंगे 21 से 23 जून 2023 तक पटना बिहार में G20 की तर्ज पर लेबर 20 का आयोजन किया गया। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है। यह बंदरगाहों को सीधे CSR गतिविधियों से जोड़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों ने नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता किया है। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओम को मंजूरी दी है। इसे पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक 18 पाठ्यक्रमों का नया संग्रह शुरू किया है। इसका उद्देश्य था प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास करना। पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु में चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार कलम स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी है। यह स्मारक M करुणानिधि को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी रथ यात्रा वार्षिक त्यौहार मनाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित किया है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना शुरू की है। चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च किया है। इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवाई निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी।
हाल ही में इफ़को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कपूर एंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। कपूर एंटरप्राइजेज इंक के साथ। मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के उद्देश्य से सहकारिता नीति 2023 को लागू किया है। ठीक है। 22 से 25 जून 2023 तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक इस सप्ताह का आयोजन किया गया। वन टैप वन ट्री अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा। नेक्स्ट है गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक घर को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है। लखनऊ के एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी की सेवा भी शुरू की जाएगी। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना जो है भारत का शीर्ष राज्य है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये मर्सर संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। दूसरा एवं तीसरा स्थान दूसरा नई दिल्ली है और तीसरा जो है चेन्नई है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान जो है 147वां है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया। बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जो है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है, सुधा वायु। तेलंगाना में अफसूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं द्वारा संचालित किया जाएगा। जालंधर में भीमराव अंबेडकर
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उसका उद्देश्य क्या है? भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विकसित किया जा रहा है गांव विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया के सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत की गई है और इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डिजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन अफ्रीकी देश है ये की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नेशनल वार मेमोरियल से 5,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास रूपांतरण उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिलाओं नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा तथा तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर की खोज किया है और इसका निर्माण जो है 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। अब देखेंगे मई 2023 का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। उसका उद्देश्य है आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना। भारतीय सेना ने पहली बार
महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है और इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। सक्षम, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवर को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू किया है। इसका उद्देश्य है राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी विवेकानंद की मंदिर होगी। भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में किताब पढ़ने की आदतों को विकसित करना। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है और यह पुल 570 मीटर लंबा है जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो एसडीजी में प्रगति की जांच करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य है भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना। NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया है और इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना गया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा करी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर जो है, ये मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौत की संख्या को कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। 2.0 हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। सबसे समय का पाबंद किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है और यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यह डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसमें जो है 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियाँ को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODA प्लस जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी और कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दिया है और यह टैक्सी जो है सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है।
प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। अब देखेंगे अप्रैल 2023 का करेंट। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम क्या है, गंगा। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्य मसू नाम दिया गया है। इसकी जो क्षमता है ये 100 यात्रियों को ले जाने तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता संभाली है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पे तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह 125 फुट ऊंची है, जो हैदराबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल जो है पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत आंकड़े का पता चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फास्फेट लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। और वृद्ध हैं जो अक्षम हैं और वृद्ध हैं, वो घर से ही वोट दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ने रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले भारत के पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से 9 रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है। 9 रत्न CPSE कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी है। और SECI जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। इन्होंने
केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोची वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। भारत की ये पहली है। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के CEO हैं टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक से 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई है। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। यह तकनीक जो है पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटन ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है। ये ट्रेन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जो हैं देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। ये आंध्र प्रदेश के हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है 2023 से 28 के लिए। उद्देश्य क्या है? राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घर की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसकी घोषणा जो है बजट 2022-23 में की गई, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तन कर दिए हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को
तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15-16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य था थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य था भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना।